हेलो स्टूडेंट्स, हम साइंस का चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे जिसका नाम था फोर्स। हम इसमें दो टाइप के फोर्स कर रहे थे, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जो ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है और बॉडी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उस पर लगता है, जब फोर्स अप्लाई होता है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के हमने 2 एग्जांपल्स किए थे, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद हमने बात की थी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, यानी वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बॉडी नहीं होती और उसके ऊपर फिर भी फोर्स लगता है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की फर्स्ट टाइप हमने की थी मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यानी कि जो मैग्नेट की वजह से फोर्स लगता है। हमें पता है कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है चीज़ों को या फिर रिपेल करता है। आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है और सेम मैग्नेट का अगर सेम साइड हो तो उसको रिपेल करता है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है। एक्टिविटी 11.7, टेक अ प्लास्टिक स्ट्रो एंड कट इट इनटू 2 नियरली इक्वल पीसेस। एक प्लास्टिक की पाइप लीजिए और उसको 2 बराबर के हिस्सों में काट लीजिए। सस्पेंड वन ऑफ द पीसेस फ्रॉम द एज ऑफ ए टेबल विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड। फिगर 11.11 डायग्राम में देखिए, एक पाइप के पीस को टेबल के ऊपर धागे की मदद से लटका दीजिए। Now hold the other piece of straw in your hand and rub its free end with the sheet of paper. दूसरे पाइप के हिस्से को अपने हाथ में लीजिए और उसके फ्री एंड को एक पेपर की शीट के साथ रब कीजिए। Bring the rubbed end of the straw near the suspended straw. जो हमने पाइप का एक एंड रब किया था पेपर के साथ, उस एंड को जो हमने स्ट्रो लटकाई थी उस एंड के नज़दीक लेके जाइए। Make sure that the two pieces do not touch each other. What do you observe? ये ध्यान रखना है कि जो 2 पीसेस हैं पाइप के एक दूसरे को टच ना करें। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? नेक्स्ट, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विथ अ शीट ऑफ पेपर। तो अगले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, जो हमने स्ट्रॉ सस्पेंड की थी यानी कि लटकाई थी टेबल पे धागे की मदद से, उसको हमने पेपर से रब करना है। Again, bring the piece of straw that was rubbed earlier with paper near the free end of the suspended straw. फिर जो दूसरा हिस्सा था स्ट्रो का जो पहले हमने रब किया था उसको इस स्ट्रो के पास लेके आइए। What do you observe now? अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. जो एक हमारे पास पाइप है, एक स्ट्रो है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है जब उसको हम किसी पेपर की शीट से रब करते हैं। सच ए स्ट्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ज बॉडी। ऐसे स्ट्रो किसका एग्जाम्पल है? चार्ज्ड बॉडी का। उस स्ट्रो को हम क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रो क्या हो चुकी है? चार्ज्ड बॉडी। The force exerted by a charged body on another charged body or uncharged body is known as electrostatic force. तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको डेफिनेशन कर लेनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। एक ऐसा फोर्स जो चार्ज बॉडी के ऊपर दूसरी चार्ज बॉडी या फिर बिना चार्ज हुई बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोबारा समझिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी, ऐसा फोर्स जो एक चार्ज बॉडी द्वारा लगाया जाता है ऑन अनदर चार्ज, दूसरी चार्ज और अनचार्ज बॉडी और या फिर बिना चार्ज के गई बॉडी पे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम्स इन टू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ये फोर्स जब भी लगता है जब बॉडी कॉन्टैक्ट में ना हो। The electrostatic force therefore is another example of a non-contact force. इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका एग्जाम्पल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का अदर एग्जाम्पल है। चलिए थर्ड टाइप करते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। You know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your head. आपको पता है कि एक सिक्का या फिर एक पेन नीचे की तरफ गिरता है जब वो आपके हाथ से छूट जाता है। Leaves and fruits also falls to the ground when they get detached from the plant. जो पत्ते हैं और फल हैं वो भी नीचे की तरफ गिरते हैं जब वो पेड़ से अलग हो जाते हैं। Have you ever wondered why it is so? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? When the coin is held in your hand, it is at rest. जब कॉइन आपके हाथ में है तो वो कैसी पोजीशन में है? रेस्ट की पोजीशन में है।
As soon as it is released, it begins to move downward. जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. ये साफ है कि जो coin की state of motion थी वो change हुई है. पहले वो rest में था, अब वो motion में आ गया. Can this happen without a force acting on it? क्या ऐसा हो सकता है उसके ऊपर बिना किसी फोर्स के लगाए? क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं करता जब तक कि उसके ऊपर फोर्स ना लगाया जाए. विच इज़ दिस फोर्स? ये फोर्स कौन सा है? ऑब्जेक्ट और थिंग्स फोर्स टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स दैम. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ें हैं, वो अर्थ की तरफ क्यों जाती है? क्योंकि अर्थ उन्हें पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी. इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है. यहाँ से अंडरलाइन करना कि ऑब्जेक्ट और थिंग्स फोर्स टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम. दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट. जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अर्थ ऑल टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर ऑफ इट. ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये हम पर भी लग रहा है और हर टाइम लग रहा है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता. Water begins to flow down towards the ground as soon as we open a tap. जैसे ही हम एक टैप, एक नल को खोलते हैं तो पानी नीचे की तरफ अपने आप जाने लगता है. Water in rivers flow downwards due to the force of gravity. इस तरह से नदियों का पानी नीचे की तरफ जाता है ग्रेविटी के फोर्स के कारण. ये येलो बुक्स में देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है. Gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exert a force on every other object. This force is known as the gravitational force. इस स्टैंजे में क्या लिखा है कि ग्रेविटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ अर्थ पे ही काम नहीं करती. इनफैक्ट यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, वो सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. और जो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाती है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर. You have learnt in class 7th that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the roof tops. आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि बहुत तेज़ हवाएं जब चलती है किसी तूफान के कारण या फिर साइक्लोन के टाइम पे, तो जो घरों की छत है उसको भी अपने साथ उड़ाकर ले जाती है. जो हमारे घर है उनकी छत नहीं, जो ये झोपड़ियाँ वगैरह होती है उनकी छत. You also learned that winds and cyclones are caused by the difference in air pressure. आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि हवाएं जो चलती है, जो साइक्लोन्स आते हैं, तूफान आते हैं, वो किसके कारण होते हैं कि एयर प्रेशर में कुछ डिफरेंस होता है, कुछ अंतर होता है. इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? क्या प्रेशर और फोर्स के अंदर कोई रिलेशन है? लेट अस फाइंड आउट. चलिए पता करते हैं. ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड. एक नेल यानी कि कील को एक लकड़ी के बॉक्स में, लकड़ी के गत्ते पे, लकड़ी के किसी भी कार्डबोर्ड के ऊपर लगाने की कोशिश करिए. बाय इट्स हेड मतलब कि जो उसका हेड होता है, जो उसका ऊपर मोटे वाला हिस्सा है, उसको नीचे करके. डिड यू सक्सीड? नो. ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय पॉइंटेड एंड. जब उसका एंड है, जो नोकीला वाला हिस्सा होता है कील का, अब उसको उस पर लगा दीजिए लकड़ी पे और फिर पुश करने की कोशिश करिए. कुड यू डू इट दिस टाइम? क्या आप इस बार ऐसा करने में कामयाब हो रहे हैं? यस, इस बार हम कर सकते हैं. Try cutting vegetables with a blunt knife and then with a sharp knife, which is easier. सब्जियों को एक तो बिल्कुल शार्प नाइफ से यानी कि तीखे चाकू से और एक ब्लंट नाइफ जो थोड़ा मोटा हो उससे काटने की कोशिश कीजिए. कौन सा आसान है? ऑब्वियसली जो शार्प नाइफ है उससे काटना आसान है. Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example, the pointed end of the nail, plays a role making दिस टास्क ईजियर? क्या आपको ऐसा फील हुआ कि एरिया जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल जब हम कील के ऊपर फोर्स लगा रहे थे तो कील का एंड कैसे था, नोकीला था या मोटा था? हम चाकू के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो चाकू कैसा है, पतला है यानी कि तीखा है या मोटा है? उसके कोई फ़र्क पड़ रहा है?
द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यहाँ से आपको अंडरलाइन करनी है स्टूडेंट्स। यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट। फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे उस एरिया से जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. इस स्टेज पे 8th क्लास तक हम सिर्फ वही फोर्स लेंगे जो एरिया के परपेंडिकुलर हो। I now understand why potters place a round piece of cloth on their head when they have to carry heavy loads. By doing this, they increase the area of contact of the load with their head. So the pressure on the head is reduced and they find it easier to carry the load. अब देखिए इसके मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बताती हूँ कि प्रेशर और एरिया क्या है। हम स्कूल बैग टांगते हैं स्टूडेंट्स, हमारी जो स्कूल बैग की तनी होती है, जो स्ट्रैप्स है वो कैसी होती है? ब्रॉड होती है। ब्रॉड होने की वजह से उसका एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर। तो हम जितना चौड़ी हमारी स्ट्रैप्स होती है बैग की, उतनी आसानी से हम अपने बैग को उठा पाते हैं क्योंकि वो उतना ही कम प्रेशर हमारे शोल्डर्स पे, हमारे कंधों पर डालती है। इसी तरह से चाकू है, चाकू का जो पतला एज है, एरिया कम हो गया तो वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा और चीज़ें आसानी से कट जाएगी। एक कुली है, वो अपने सिर के ऊपर कुछ रखता है, राउंड पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का गोल सा बना के रखता है ताकि एरिया बढ़ जाए। एरिया बढ़ेगा तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन। जो प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स बाय एरिया, इसमें एरिया क्या था? नीचे था। सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। तो इससे ये क्लियर है कि जितना ज़्यादा एरिया, जितना छोटा एरिया होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा सेम फोर्स के लिए। The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head. जो कील का नोकीला हिस्सा है उसका एरिया उसके हेड से यानी कि चौड़े वाले हिस्से से बहुत कम है। सेम फोर्स के लिए इसीलिए दोनों डिफरेंट प्रेशर लगाएंगे। जो पतला वाला हिस्सा है वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा और जो मोटे वाला हिस्सा है वो कम प्रेशर लगाएगा। इसी तरह से कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया जो हमारे स्कूल बैग्स हैं वो चौड़े स्ट्रैप्स के क्यों आते हैं पतली स्ट्रैप्स की बजाय। एंड वाई द टूल्स मींट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। जितने भी हमारे पास औजार है जो कुछ सीलने के या फिर काटने के काम आते हैं वो शार्प एजेस यानी कि तीखे क्यों होते हैं? क्योंकि तीखे होने से उनका एरिया कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। डू लिक्विड्स एंड गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। क्या लिक्विड और गैसेज भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट। क्या इस केस में भी वो एरिया पे डिपेंड करते हैं जिसके ऊपर फोर्स लगाया गया है? लेट अस फाइंड आउट। Pressure exerted by liquids and gases. Activity 11.8. Take a transparent glass tube or a plastic pipe। एक प्लास्टिक की पाइप या फिर ग्लास ट्यूब ले लीजिए। The length of the pipe या ट्यूब should be about 25 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 centimeter। उस पाइप का या फिर ट्यूब का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जिसका डायमीटर है वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। आल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ गुड क्वालिटी रबड़। एक अच्छी क्वालिटी की रबड़ भी आपको लेनी है, थिन शीट लेनी है उसकी हमें, प्लास्टिक की रबड़ की। सी अ रबड़ बैलून, फॉर एग्जाम्पल एक रबड़ का बैलून ले लीजिए। स्ट्रेच द रबड़ शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप। एक पाइप के एंड की तरफ उस शीट को अच्छे से बांध दीजिए। स्ट्रेच द रबड़ शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप। होल्ड द पाइप एट द मिडल। बीच में से उस पाइप को पकड़ लीजिए। कीपिंग इट इन अ वर्टिकल पोजीशन, सीधा पकड़ते हुए। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पोर सम वाटर इन द पाइप। अपने किसी दोस्त को उस पाइप में कुछ पानी डालने के लिए कहिए। डज द रबड़ शीट बल्जेस आउट। कि जो हमने रबड़ की शीट लगाई थी वो बाहर की तरफ निकल रही है।
नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। जो पाइप के अंदर हमने पानी लिया था उसकी हाइट भी ध्यान से नोट कीजिए। पोर सम मोर वाटर, कुछ और पानी डालिए। ऑब्जर्व अगेन द बल्स इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। फिर देखिए जो हमारी पेपर शीट थी, रबर शीट थी, वो बाहर की तरफ वो निकल जाएगी और जो पानी की हाइट है वो कम हो जाएगी। रिपीट दिस प्रोसेस इन अ फ्यू मोर टाइम्स। इस प्रोसेस को कुछ और टाइम के लिए रिपीट कीजिए। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। क्या आपको जो बल्ज यानी कि जो बाहर की तरफ शीट निकल रही है या फिर और जो वाटर की हाइट है उसमें कोई रिलेशन पता चल रहा है? यस, जितना ज़्यादा बल्ज बाहर निकलेगा उतनी ज़्यादा हाइट कम होगी। एक्टिविटी 11.9, टेक अ प्लास्टिक बोतल। एक प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए। यू कैन टेक अ डिस्कार्टेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बोतल। पानी की जो खाली बोतल होती है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की जो खाली बोतल है वो आप ले सकते हो। फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन इन फिगर 11.15 में देखिए उसके एक एंड पे आपको एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब फिट कर देनी है। यू कैन डू सो बाय स्लाइटली हिटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड देन क्विकली इंसर्टिंग इट नियर द बॉटम ऑफ द बोतल। ऐसा आप कैसे कर सकते हो? ग्लास ट्यूब को गर्म कीजिए और उसको तुरंत प्लास्टिक की बोतल के अंदर डाल दीजिए। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट से पानी लीक नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से बंद कर देना है। If there is any leakage, seal it with molten wax. Cover the mouth of the glass tube with a thin rubber sheet as you did in activity 11.8. जो हमारी ग्लास ट्यूब है उसका मुंह एक रबर शीट की मदद से बंद कर दीजिए। नाउ फिल द बोतल अप टू हाफ विथ वाटर। बोतल को आधे तक पानी से भर दीजिए। What do you observe? Why does the rubber sheet fixed to the glass tube bulge this time? इस बार भी जो बैलून हमने लगाया था या फिर जो रबड़ की शीट लगाई थी वो भी बल्ज यानी कि बाहर की तरफ निकल रही है। पोर सम मोर वाटर इन द बोतल, थोड़ा और पानी डालिए। इज देयर एनी चेंज इन द बल्ज ऑफ द रबर शीट, क्या कोई चेंज हुआ है रबर शीट के बल्ज में? यस, जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ज़्यादा पानी प्रेशर लगाएगा और वो जो गुब्बारा है या फिर जो हमने शीट लगाई है वो फूल जाएगी। Note that the rubber sheet has been fixed on the one side of the container and not at the bottom. हमने जो रबड़ की शीट थी वो नीचे नहीं लगाई। अब हमने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में तो क्या किया था, नीचे रबड़ शीट लगाई थी तो नीचे तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, पर अब हमने रबड़ शीट लगाई है साइड में, इसका मतलब साइड में भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। Thus the bulging of the rubber sheet in this case indicates that water exert pressure on the sides of the container as well. Let us investigate फर्दर। क्या जो ये रबर शीट की बल्जिंग है ये इंडिकेट कर रही है कि जो पानी है, जो लिक्विड है, वो कंटेनर के साइड में भी प्रेशर लगाता है? यस, इट इज़ ट्रू कि जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड को डालते हैं, किसी भी पानी को या लिक्विड को डालते हैं, वो उस कंटेनर के बेस के साथ साथ उसके साइड्स में भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये हम पता करेंगे एक्टिविटी 11.10 में। एक्टिविटी 11.10, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल और ए सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक प्लास्टिक की खाली बोतल या फिर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लीजिए। यू कैन टेक अ यूज टिन कैन और यूज प्लास्टिक बोतल, एक यूज हुई प्लास्टिक बोतल भी आप ले सकते हो। ड्रिल 4 होल्स एट ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बोतल। बोतल के नीचे की तरफ 4 साइड में आपको 4 होल करने हैं। ये ध्यान रहे कि जो हम 4 होल कर रहे हैं वो बॉटम से यानी कि नीचे से बराबर हाइट पे हो। फिर बोतल को पानी से भर दीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? डू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बोतल। अलग अलग छेद में से, अलग अलग होल में से पानी निकल रहा है, क्या वो पानी सेम डिस्टेंस पे फॉल कर रहा है चारों होल्स में से? ये क्या इंडिकेट करता है? कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्या आप कह सकते हो कि लिक्विड वॉल्स की कंटेनर पे भी, कंटेनर के वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है? यस, लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है। डू गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्या गैसेज भी प्रेशर एक्सर्ट करती है? डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, क्या वो भी अपने कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है? लेट अस फाइंड आउट।
I have seen fountains of water coming out of the leakage joint or holes in pipes supplying water. It is not due to the pressure exerted by water on the walls of the pipes. कई बार आपने देखा होगा कि पाइप लीक करने लग जाती है तो साइडों में से पानी निकलने लग जाता है, तो वो पानी क्या कर रहा है, पाइप के ऊपर प्रेशर लगा रहा है जिसकी वजह से पानी बाहर आता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू इन्फ्लेट ए बैलून वाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ। जब आप एक बैलून को फुलाते हो तो आपको बैलून का माउथ बंद क्यों करना पड़ता है। वट हैपन्स व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून। जब आप एक फूले हुए गुब्बारे का मुंह खोल देते हो तो क्या होता है। सपोज यू हैव अ बैलून विच हैज़ होल्स। मान लीजिए कोई आपके पास बैलून है जिसके अंदर कई सारे होल्स हैं। वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट, इफ़ नॉट वाई। क्या आप वो गुब्बारा फैला पाएंगे, अगर नहीं तो क्यों। कैन वी सी दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। क्या आप कह सकते हो इस एक्सपेरिमेंट से जो हमने बैलून वाला किया कि एयर अपने चारों तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है। यस, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, इसीलिए हम उसमें से एक फटे हुए बैलून में से एक होल वाले बैलून को नहीं फैला सकते। डू यू रिकॉल वट हैपन्स टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज़ पंचर्ड। जब कोई साइकिल पंचर हो जाती है तो उसकी एयर में क्या होता है। बाईसाइकिल ट्यूब मतलब एक आपकी साइकिल की ट्यूब है, जब वो पंचर हो जाता है तो उसकी हम बोलते हैं हवा निकल गई। हवा निकलने का मतलब क्या है, एयर ने अपने साइड्स में प्रेशर एक्सर्ट कर दिया जिसकी वजह से वो फट के हवा बाहर निकल गई। Do this observation suggest that air exert pressure on the inner walls of the inflated balloon or a tube। ये ऑब्जर्वेशन क्या ये सजेस्ट करती है कि एयर भी अंदर की वॉल्स पे या वो बैलून हो या फिर वो ट्यूब हो प्रेशर एक्सर्ट करती है। सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो हमने पता लगाया कि गैसेस भी वॉल्स की कंटेनर के वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है जैसे कि लिक्विड्स करते हैं। हमारे पास टॉपिक रह गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर आपका ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।